हेलो एवरीवन। कनाडा विजिटर वीज़ा की रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं, आप सभी को पता है। और उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है कि आपके जो फंड हैं, जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो अच्छी नहीं है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कनाडा वीज़ा के लिए कितने फंड आपको चाहिए। चाहे आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे आपने विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है, दोनों के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट जो फंडिंग है वो चाहिए। तो कंप्लीट गाइडेंस बताऊंगा इस वीडियो में। स्टिल फंडिंग होते भी अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तो वहाँ पर क्या आप मिस्टेक आपने कर दी कि जिस कारण वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। फंडिंग को प्रेजेंट कैसे करना है। बहुत ज़्यादा लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि कुछ चीज़ें आप फंडिंग में ऐड कर देते हो, बट वो फंडिंग में एक्चुअली ऐड नहीं होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, तो नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है। यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। सबसे पहले तो फंड होते क्या है, जो पैसा आप कनाडा स्पेंड करने वाले हो या आपके पास कितना ओवरऑल बजट है आपके बैंक में, आप अपनी एप्लीकेशन में वो चीज़ लगाते हो। तो इन दिनों बहुत ज़्यादा केसेस में फाइनेंशियल का रीज़न आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं जी हमने 1 करोड़ की फंडिंग दिखाई थी, कुछ लोग कहते हैं जी हमने 50 लाख की फंडिंग दिखाई थी। जब उनकी आईटीआर देखते हैं तो वो 4 से 5 लाख की होती है। तो कैसे वो अपनी फंडिंग को इतनी ज़्यादा जो है मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो जी आपकी फंडिंग में काउंट क्या होता है, क्या आपकी फंडिंग में काउंट नहीं होता है, ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी फंडिंग में आपका बैंक बैलेंस काउंट होता है, ना कि आपकी प्रॉपर्टी, ना कि आपकी एफडी, ना कि आपका गोल्ड, आपका घर, आपका ज़मीन। ये चीज़ें काउंट नहीं होती, ओनली बैंक बैलेंस काउंट होता है। जो आपकी फिक्स्ड डिपॉज़िट है, वो आपके एसेट है। मैं हमेशा ये चीज़ बताता आ रहा हूँ क्योंकि उनको आप राइट अवे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ये चीज़ बोलोगे कि जी मैंने फिक्स्ड डिपॉज़िट यूज़ किया और जब मेरा वीज़ा आ जाएगा तो मैं इसको ब्रेक कर लूँगा, तो वो कोई वैलिड सेंस नहीं बनती है। फिक्स्ड डिपॉज़िट आपके एसेट काउंट होते हैं, आपकी जो ज़मीन है, आपकी जायदाद है, वो भी एसेट काउंट होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, जब एप्लीकेशन लगाते हैं तो ओवरऑल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट में एक वैल्यू बनी होती है, उसको ही एज़ ए फंडिंग बता देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। फंडिंग सिर्फ़ आपकी बैंक स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस को काउंट किया जाता है। अब यहाँ पर ये ज़रूरी है कि कितनी फंडिंग आपको चाहिए, जिससे आपको ये रीज़न ना लगे। डिपेंड करता है कि आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले बात करूँगा विजिटर वीज़ा की। विजिटर वीज़ा में मेन आपके एक्सपेंस क्या है? देखिए, अगर आप विज़िट करने जा रहे हो, आपके पास इन्विटेशन है, तो 99% आपको अकोमोडेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी और अकोमोडेशन का आपका जो खर्चा है वो नहीं आएगा, क्योंकि आपका इन्वाइटर डेफ़िनेटली आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देगा। तो उसमें आ जाती है आपकी फ़्लाइट टिकट और आपके डेली एक्सपेंस जो कनाडा आके आप करोगे। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं फ़्लाइट टिकट की बात करूँ, 2000 से $2500 की फ़्लाइट टिकट आपकी हो जाती है। उसके बाद आपके जो डेली एक्सपेंस कनाडा में, अगर आप घूमने-फिरने का $150 भी पर डे के हिसाब से लगाएँ, अगर आप 10 दिन का ट्रिप करते हो तो 1500 वो हो गया। तो $4000 अगर आपके ट्रिप के ऊपर खर्चा आ रहा है, सिंगल पर्सन का ये मैं बता रहा हूँ, तो एटलीस्ट आपके पास फंडिंग है जो डबल, नहीं तो आज के समय में ट्रिपल होने चाहिए। 12 से $13,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अकाउंट में फंडिंग तो कई बार ज़्यादा भी होती है, जब मैं लोगों की एप्लीकेशंस देखता हूँ या बैंक स्टेटमेंट देखता हूँ, बट उसमें मिस्टेक होती है। डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करते हैं, इनकम दिखती नहीं है, एकदम से लार्ज डिपॉज़िट होती है कई बार अकाउंट में। जब वो 4 मंथ की, 5 मंथ की स्टेटमेंट देते हैं हमें या 6 मंथ की, कई बार अकाउंट में 2000 बैलेंस होता है, स्टार्टिंग में 3000 होता है। इंक्रीमेंट होता है एप्लीकेशन लॉन्च करने से 2-4 दिन पहले, वो एकदम से बैलेंस बूस्ट कर देते हैं। वो अल्टीमेटली नुकसान है। दूसरी चीज़, कई बार बैलेंस मेंटेन भी होता है, वो बंदे ध्यान से सुन लें, बट लास्ट 6 मंथ में आपके अकाउंट में खर्चा ज़्यादा हुआ होता है एज़ कंपेयर टू जो पैसा आपके अकाउंट में आया है, तब भी आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। बैंक स्टेटमेंट वो क्यों माँगते हैं?
वो इसीलिए माँगते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आपके एक्सपेंस कैसे हैं, आपकी जो इनकम का सोर्स आपने डिक्लेयर किया है, क्या वो पैसे आ रहे हैं? जो आपने इनकम हाई कमीशन में डिक्लेयर की है, जो आप गवर्नमेंट को इनकम अपनी दिखाते हो, क्या उससे के साथ ही आपके अकाउंट में पैसा है? किसी ने अकाउंट में मान लीजिए 12-13 लाख की फंडिंग कर ली और उसकी जो आईटीआर है वो 3 से 4 लाख की है। तो वो चीज़ें आपस में रिलेट कैसे करेंगी, ये बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी है। अगर सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है तो एटलीस्ट 12 से 13,000 डॉलर कम से कम फंडिंग लगाएँ। उसके साथ-साथ अपने डेबिट, क्रेडिट के ऊपर भी ध्यान दें और रेगुलर जो पैसा आ रहा है उसके साथ इंक्रीमेंट दिखना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एप्लीकेशन अप्लाई करनी है और सडन आपने पैसा अकाउंट में डाल दिया और एप्लीकेशन आप लगा दोगे, वो चीज़ें पहले चल जाती थी। अब ये चीज़ें नहीं चलती क्योंकि जब जीसीएमएस नोट्स हम लेते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें लिखी आती हैं कि जी आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आपके डेबिट क्रेडिट नहीं मैच कर रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है अकाउंट में। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एज़ ए टूरिस्ट अप्लाई कर रहे हो तो प्लस अकोमोडेशन का खर्चा 4,000 से ज़्यादा जितना भी है, वहाँ पर लोग मिस्टेक ये करते हैं कि अपने जो होटल वगैरह है वो महँगे दिखा देते हैं, तो आपकी इनकम के साथ वो मैच नहीं कर पाते, आपकी फंडिंग के साथ वो मैच नहीं कर पाते, तो इसके कारण जो वीज़ा है आपका रिफ्यूज़ हो जाता है। तो आई होप फंडिंग को लेकर सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या अपनी एप्लीकेशन डिस्कस करना चाहते हो, नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू।